स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में, जहां आपको मिलती हैं सही और सटीक खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी से मुंबई में रुका टीकाकरण। राज्य में हालात बिगड़ते देख केंद्र ने भेजी 30 टीमें। उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका। अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच। और जानिए क्यों न्यूजीलैंड में हुआ भारतीयों का प्रवेश निषेध। रोहिंग्या मुसलमानों के डिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। कहा इन नियमों के तहत ही वापस भेज सकते हो। डिटेंशन सेंटर से रिहा करने की मांग भी करी खारिज। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर हमले के 5 दिन बाद नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को किया रिहा। तो चलिए जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से अपने नए पीक की ओर बढ़ रहा है। यहाँ बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 30 विशेषज्ञ मेडिकल टीम अलग अलग जिलों के लिए रवाना करी है। कोरोना विशेषज्ञों की यह टीम राज्य में कोविड से जूझ रहे अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगी। इस बीच राज्य में वैक्सीन डोज खत्म होने की कगार पर है। मुंबई में 72 में से 26 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण रोक दिया गया है। सातारा में भी आज टीका नहीं लगाया जा रहा। राज्य सरकार के मुताबिक अब महाराष्ट्र में केवल 1 से 2 दिन के डोज ही बचे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज़्यादा 59,907 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल केस बढ़कर 31,73,261 हो गए हैं। राज्य इस दौरान 322 कोरोना संक्रमित की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 56,652 हो चुकी है। प्रमुख सचिव प्रदीप व्यास ने बताया कि बुधवार की सुबह तक राज्य में करीब 14 लाख वैक्सीनेशन डोज थी। कई जिलों में आज या कल तक स्टॉक खत्म हो जाएगा। केंद्र को इस बात की जानकारी है और हमने लिखित में उन्हें बताया है। उन्होंने बताया कि अगर शेड्यूल और वैक्सीन की उपलब्धता हो तो महाराष्ट्र में रोज आसानी से 5 लाख शॉट दिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य को 40 लाख डोज एक सप्ताह में जरूरी है। हम दिन में 4 से 5 लाख लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे में अगर वैक्सीन नहीं मिली तो समस्या बड़ी हो सकती है। टोपे ने कहा, हम सेंटर के 6 लाख डोज हर दिन लगाने के चैलेंज को स्वीकार करते हैं, लेकिन वैक्सीन होनी तो चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा, कुछ देर पहले मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र हमें सिर्फ 7.5 लाख वैक्सीन के डोज दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश को 48 लाख, मध्य प्रदेश को 40 लाख और अन्य राज्यों को भी लगभग इतनी ही डोज दी जा रही है। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इस मामले को लेकर मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से तुरंत बात की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी उनसे बात की। मैंने उन्हें बताया कि 12 करोड़ की जनसंख्या के लिए ये वैक्सीन कहां तक उचित है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द करेक्शन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी खारिज कर दी है। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच करवाने का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, यह 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों को भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय सिंह कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की अर्जियों पर सुनवाई की। अनिल देशमुख की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये नियम बना दे कि बड़े पद पर बैठे व्यक्ति किसी दूसरे बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाए तो सीधे जांच हो। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति न आए जहां डीजीपी गृह मंत्री पर आरोप लगाए। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने सोमवार को सीबीआई से कहा था कि वह पिछले महीने पूर्व पुलिस आयुक्त की ओर से जारी लेटर में उठाए गए मुद्दों पर 15 दिन में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करे। इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच बुधवार को एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वजह के एक लेटर में देशमुख पर वसूली के आरोप लगाते हुए परमवीर सिंह के आरोप की एक तरह से पुष्टि कर दी। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई में और आज कुछ लोगों के बयान ले सकती है, जिनमें परमवीर सिंह भी शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में स्वतंत्र एजेंसी की जांच नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा और लोगों में यकीन पैदा करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा कि हाई लेवल कमेटी के लिए राज्य सरकार की तरफ से लाया गया प्रस्ताव भरोसा दिलाता है कि इसमें कोई दखल की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए न्यूजीलैंड ने भारतीयों के आने पर रोक लगा दी है। भारतीयों की न्यूजीलैंड में एंट्री पर बैन 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक लागू रहेगा।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनके देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 23 मामलों में से 17 भारतीय हैं। यह सभी भारत से लौटे थे, इसलिए यह फैसला लिया गया। सिंगापुर ने भी भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए 8,000 भारतीयों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये वे भारतीय जो पिछले साल कोरोना काल के दौरान सिंगापुर से भारत आए थे और अब वापस आना चाहते हैं। न्यूजीलैंड में पिछले कुछ दिनों के अंदर कोरोना के 25 से 31 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने कहा कि भारत से आने वाले यात्रियों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, इसलिए ये अस्थायी बैन लगाया गया है। न्यूजीलैंड के नागरिकों पर भी यह लागू होगा। हमारी सरकार ऐसे और देशों पर नजर बनाए रखी हुई है जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों पर भी बैन लगाया जाएगा। पीएम जैसिका आर्डर्न ने कहा कि ये कोई स्थायी प्रतिबंध नहीं है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए इसे लागू किया गया है। उम्मीद है कि इस कदम से कोरोना संक्रमण रोकने में कुछ मदद मिलेगी। भारत में बुधवार को रिकॉर्ड 1,26,265 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले साल महामारी शुरू होने के बाद से अब तक ये पहली बार है कि जब एक दिन के अंदर इतने लोग संक्रमित की चपेट में आए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को एक दिन के अंदर 1,15,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। बुधवार को 668 मरीजों की मौत हो गई है और 59,129 लोग ठीक हुए। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,29,00,000 से अधिक हो गया है। इनमें से 1,18,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 9,05,000 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। सिंगापुर में काम कर रहे 11,000 लोगों की नौकरी भी जा सकती है। इनमें से 7,000 भारतीय हैं। वहां के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया कि नौकरी कर रहे दूसरे देश के लोगों को 1 मई तक वर्क परमिट लेना ही होगा। परमिट तभी मिलेगा जब कंपनी के पास विदेशी वर्कर्स का कोटा होगा। इस आदेश के पीछे सिंगापुर सरकार की मंशा लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराने की बताई जा रही है। जम्मू के डिटेंशन सेंटर में रखे गए 170 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि कैंप में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को तब तक नहीं भेजा जा सकता जब तक डिपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन न किया जाए। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले व्यक्तियों से उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने उन लोगों को रिहा करने की अपील की थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। सलीमुल्लाह नाम के व्यक्ति की याचिका पर प्रशांत भूषण ने इस केस की पैरवी की। प्रशांत भूषण ने इंटरनेशनल कोर्ट का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि इन रोहिंग्या मुसलमानों की जान को म्यांमार में खतरा है, इसलिए इन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने दलील दी कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं। यह लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि भारत घुसपैठियों की राजधानी नहीं है और न ही इसे बनने दिया जाएगा। सरकार कानून के मुताबिक अपना काम कर रही है। सुनवाई में भूषण ने कहा था कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार को लेकर पिछले साल 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि म्यांमार में सेना ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की है। इसमें करीब 7,44,000 रोहिंग्या बेघर होकर पड़ोसी देशों में भागने को मजबूर हुए। जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह याचिका केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, दूसरे देशों के नागरिकों के लिए नहीं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगली सबसे बड़ी खबर। 3 अप्रैल को जोनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि राकेश्वर इस समय तर्रेम में 168वीं बटालियन के कैंप में है। वहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उन्हें कैसे और किसके साथ रिहा किया गया, कितने बजे वहां कैंप पहुंचे, इन सभी बातों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के हमले में 23 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों ने भी अपने 5 साथी मारे जाने की बात मानी थी। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर का अपहरण कर लिया था। इसके बाद माओवादी प्रवक्ता विकल्प ने मंगलवार को प्रेस नोट जारी करके कहा था कि पहले सरकार बातचीत के लिए मध्यस्थों का नाम घोषित करे, इसके बाद वह जवान को सौंप देंगे, तब तक वह उनके पास सुरक्षित रहेगा। जवानों को छोड़े जाने की खबर मिलते ही कुछ पत्रकार तर्रेम कैंप के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। पता चला कि कैंप में मेडिकल जांच के बाद राकेश्वर सिंह को रायपुर लाया जाएगा। नक्सलियों की मांग के बाद सरकार ने मध्यस्थों के नाम जारी किए या नहीं यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मध्यस्थों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इसी वजह से यह भी साफ नहीं है कि नक्सलियों की किन मांग को पूरा करके सरकार ने राकेश्वर सिंह को मुक्त कराया है। नक्सलियों से बात करने के लिए कुछ सोशल वर्कर्स को भेजा गया था। इनमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना संयम समिति के अध्यक्ष तेलम बोर्या के साथ कुछ और लोग शामिल थे। ऐसी चर्चा है कि इनसे बातचीत के बाद ही जवान को छोड़ा गया। अभी इसकी आधारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह भी साफ नहीं है कि जवान को छोड़ने के बदले नक्सलियों ने कोई शर्त रखी है या नहीं।
बुधवार को बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी ने कुछ लोगों के साथ जोनागुड़ा पहुंची। सोनी ने कहा कि वह नक्सलियों से अपील करने जा रही हैं कि वह जवान को रिहा करें। बुधवार को वह नक्सली नेताओं से मिलकर जंगल के भीतर भी गई। अभी यह तय नहीं है कि उनकी नक्सलियों से मुलाकात हुई या नहीं। कोबरा फोर्स के कमांडो राकेश सिंह का परिवार जम्मू के नेत्रकोटी गांव में रहता है। वे सुरक्षा बलों के उस अभियान दल में शामिल थे जो बीजापुर सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के खात्मे के लिए गया था। राकेश 2011 से सीआरपीएफ में है। 3 महीने पहले ही उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में हुई थी। राकेश की सुरक्षित वापसी के लिए उनकी पत्नी मीनू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री किसी भी कीमत पर नक्सलियों के चुंगल से उनके पति की रिहाई सुनिश्चित करें, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान सेना से मुक्त कराया गया था। मीनू ने कहा कि आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन है। मुझे उनके लौटने का पूरा भरोसा था। इसके लिए सरकार का धन्यवाद।